हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। चलते हैं दोस्तों अपनी अगली टॉपिक पर। एनसीईआरटी की सार संग्रह में जो हमें आगे पढ़ना है उसका शीर्षक क्या है दोस्तों? उसका शीर्षक है वन, जीवन हमारी जीवन रेखा। वन या हमारी जीवन रेखा। तो दोस्तों आज की सबसे चर्चित टॉपिक यही चल रही है। आज हमारे जीवन में जो सबसे चर्चित टॉपिक चल रही है वह क्या चल रही है जनमानस में? वन या पेड़ पौधे। पेड़ पौधे दोस्तों, अगर पेड़ पौधे अधिक होते तो इतनी गर्मी या इतने तापमान हमें नहीं सहने पड़ते, क्योंकि यह जो होते हैं ना वो एक पेड़ आपके 20 या 10 एसी के बराबर जाते हैं। तो दोस्तों एसी फ्रिज कूलर से कोई मतलब नहीं होता अगर हमने पेड़ पौधों को बचा के रखा होता। ठीक, तो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों, बार बार कहा जा रहा है कि अपने पर्यावरण की रक्षा कीजिए और जितना हो सके ढेर सारे, जितना हो सके आपसे उतने पेड़ पौधे लगाइए और वनों की मात्रा बढ़ाइए। वनों की मात्रा यदि आप बढ़ा रहे हैं तो आपका ये जो वैश्विक तापन है या ग्लोबल वार्मिंग है ये सामान्य होगा और आपका जीवन एकदम आसानी से बीतेगा, कुशल होगा, मंगल होगा और आसानी से आप सारे कार्यों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वन क्या है। तो दोस्तों वन की परिभाषा अगर देखी जाए तो वह भू क्षेत्र जहां पर वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है वन कहलाते हैं। भू क्षेत्र जहां पर वृक्षों की संख्या या घनत्व सामान्य से अधिक वृक्षों की संख्या सामान्य से अधिक वन कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही ढेर सारी बातों को आप हमारे साथ जुड़कर समझते और जानते रहिए और एक से एक जानकारियां आप एकत्रित करते रहिए। चलिए दोस्तों हमने देख लिया वन क्या है। तो वन के आगे देखते हैं इसमें क्या टॉपिक्स हमें पढ़नी है। वन भ्रमण। तो वन में भ्रमण करने के लिए छोड़िए, वन तो भ्रमण हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वन में आते क्या है दोस्तों? वन जो होते हैं, अब इसमें हमें देखना है कि हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वह रंग बिरंगी है। हमारी जो पृथ्वी है वह कैसी है? रंग बिरंगी है। कहीं पर जहां जैसी जलवायु हमें मिलेगी, जैसी जलवायु हम देखने को मिलती है उसी तरह के वहां पे पौधे देखने को मिलते हैं, उसी तरह के रंग बिरंगे पादप और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वहां के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यानी कि कदम कदम पर विभिन्नताएं हैं। हमारे पृथ्वी पर कदम कदम पर विभिन्नताएं मिलती हैं दोस्तों। क्यों? जहां पर जैसी जलवायु मिलती है वहां पर वैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है उस पर ढेर सारी विभिन्नताएं मिलती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कुछ वन्य जीव दिखाए गए हैं। तो इन वन्य जीवों को जब देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इन सबको देखते हैं तो देख लीजिए, आराम से देखते चलिए। तो ये सारी चीजें आपको क्या करते हैं? विभिन्नताओं का ज्ञान कराते हैं। हमारी पृथ्वी पर ढेर सारी विभिन्नताएं हैं। तो कहीं पर आप देखेंगे हाथी दिखेंगे, कहीं पर शेर दिखेंगे, कहीं पर भालू दिखेंगे, तो कहीं पर आपको कीड़े मकोड़े दिखेंगे, कहीं पर मछलियां दिखेंगी। तो ये सारी विभिन्नताएं हैं हमारी पृथ्वी की, और पृथ्वी हमारी क्या है? जीवनदायिनी है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, बच्चों को सावधान किया जाए, बंदर ये सब हो गए। अब देखिए यहाँ पर
हमें यहाँ देखना है। वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। आश्रय या आवास प्रदान करने का मतलब दोस्तों रहने का स्थान, रहने का स्थान या निवास स्थान, निवास स्थान। तो अब बताइए ये वन जो है वो किस प्रकार से जंतुओं और पादपों को रहने का स्थान या आवास प्रदान करते हैं या आश्रय प्रदान करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है दोस्तों। तो आपके दिमाग में या तुरंत आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से यह क्या करते हैं, रहने के लिए आश्रय और आवास प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों ये नीम है और ये हमारे सामने क्या है, बांस का पौधा है। और जब इधर देखेंगे तो इधर देख लीजिए ये कौन सा पौधा है आपके सामने, शीशम है और इधर सेमल है। इधर क्या है, सेमल है। और आगे चलेंगे दोस्तों तो आगे हमें देखना है, ये देखिए हमारे सामने जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। यहाँ पर देखेंगे अब अगर आप ये देखिए तो जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह भूमि कैसी थी, उबड़ खाबड़ और कैसी थी, उबड़ खाबड़ और कैसी थी, अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। अब ध्यान से देखेंगे, टीबू नाम का एक लड़का है। अब टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर और आंवला, बांस, कचनार आदि सभी वृक्षों की पहचान की। किसकी मदद से, अपने प्रोफेसर की मदद से उसकी पहचान की। और ऐसे विभिन्नताओं को देखा इसने, वृक्ष में देखा। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा वन में अनेक प्रकार के वृक्ष। उन्होंने बताया, क्या बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घासें पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं, लताएं भी मैंने पढ़ा दिया है, वृक्ष भी मैंने पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे विसर्पी लताएं और आरोही लताएं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे तो उसमें आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा, क्योंकि मैंने विसर्पी लताएं भी बता रखा है और आरोही लताएं। वृक्ष क्या होते हैं, पादप क्या होते हैं, झाड़ियां क्या होती हैं, शाख क्या होती हैं, घास क्या होती हैं, ये सारी परिभाषाएं मैंने इनको अलग अलग से आपको डिफाइन कर करके बताया है दोस्तों। तो उसके बारे में आप आराम से जान सकते हैं अगर अच्छे से हमारे क्लास को देखेंगे तो। ठीक, अब हम देखेंगे कि वन की लकड़ियों से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखिए हमारे सामने प्लाईवुड दिया गया है। प्लाईवुड जो आप सभी चीजों में उपयोग करते हैं, प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां, फर्नीचर हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप बनाते हैं। देखिए उनके साथ साथ आप क्या बनाते हैं, गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय जड़ी बूटियां, औषधीय पादप जिनसे जड़ी बूटियों का भी निर्माण होता है। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं हमें, तो वन से मिलती हैं। अर्थात जो वन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। यहाँ देखिए तो ये विभिन्नताएं ही दिखाई गई हैं आपको और कुछ नहीं दिखाया गया है। तो इस प्रकार की ढेर सारी विभिन्नताएं हमें वन में देखने को मिलती हैं। देखिए वन से हमें और सारी क्या क्या चीजें प्राप्त हैं। देखिए कत्था जो पान में आप खाते हैं, ऐसे ऐसे पान खा के चबा के चाहे जहां थूक देते हैं, तो पान में लगने वाला कत्था, पान में जो लगाया जाता है। ठीक, लकड़ी की मूर्ति, देखिए लकड़ी की मूर्ति है, शहद है और मोहरी लाख है जिससे मुहर लगाई जाती है दोस्तों, सरकारी मुहर जिससे लगाई जाती है वह है, और गोंद है। ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है, कुछ वन्य उत्पाद, देखिए वन से ही हमें ये प्राप्त होते हैं, वन से ही ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलें तो अब देखिए यहाँ पर एक आता है वितान, वन वितान। अब ये वन वितान क्या होता है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की क्या करती हैं, छत की, आगे देख लीजिए, छत की तरह दिखाई देती हैं। ठीक, छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह वितान या कैनोपी कहलाता है।
या क्या कहलाता है, वितान या कैनोपी कहलाता है। किसे कैनोपी या वितान कौन कहलाता है दोस्तों? तो अभी ये देखिए मैंने बताया आपको, ये देखिए वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं, ऊंचे वृक्षों की शाखाएं छोटे वृक्षों के ऊपर किस तरह से छतनुमा बनी होती हैं। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े वृक्ष होते हैं वो छोटे वृक्षों के ऊपर छत की तरह से एकदम घेरे हुए होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग वितान या कैनोपी कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया वितान किसे कहते हैं, वितान किसे कहते हैं या कैनोपी किसे कहते हैं, कैनोपी किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे कि बड़े वृक्ष जिस प्रकार से छोटे वृक्षों के ऊपर उनकी शाखाएं छत की नुमा से उनको घेरे रखती हैं, उनको छाया प्रदान करती हैं, उसी को हम लोग वितान या कैनोपी कहते हैं। तो ये कैनोपी हो गया दोस्तों। कैनोपी क्या हो गया? बड़े वृक्षों का छोटे वृक्षों को छाया प्रदान करना या फिर उनके ऊपर छत की तरह से बनाए रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कैनोपी कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका कैनोपी या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैनोपी के साथ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग वितान कहते हैं। ठीक, वितान हो गया। वितान के बाद आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं देखिए दिया गया है। वृक्षों में कुछ विशेष प्रकार की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, वृक्षों और फलों की सूची को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। तो उनकी सूची तो आप आराम से बना लें क्योंकि ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है। तो पहले बताने से आप आगे देखेंगे उनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों में किस्मों और भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये मैंने अभी बताया, जब आपको बताया मैंने जलवायु, जब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी बताया कि जलवायु में विभिन्नता पाए जाने के कारण, जलवायु में विभिन्नता पाए जाने के कारण हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पादप या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं, शाक पाए जाते हैं, तितलियां पाई जाती हैं, खूबसूरत। ये सारी विभिन्नताएं किसके कारण है? तो ये सारी विभिन्नताएं जलवायु के कारण है दोस्तों। ये सारी विभिन्नताएं किसके कारण है? जलवायु के कारण है। देखिए वन में वितान और उनके नीचे के तल, वन में वितान और उनके नीचे के तल देखेंगे तो यहाँ अगर देखें दोस्तों तो ये देखिए ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये देखिए इनका शिखर है। ये क्या है? ये इनका शिखर है। शिखर का मतलब ऊपरी भाग। ऊपरी भाग के नीचे देखिए छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं। ये क्या है? इनके अधोतल हैं। ये क्या है? इनके अधोतल हैं। तो अधोतल ये देखिए बड़े वृक्षों के द्वारा जब छाया इन पर छत की नुमा छाया बन रही है, वही इनका क्या कहलाता है दोस्तों? वन में वितान। यही क्या कहलाता है? वन में वितान। वन में वितान कहलाता है। ठीक, ये हो गया वन में वितान। फिर आगे चलें दोस्तों, तो आगे देखेंगे, जब आगे देखेंगे तो आगे देखने को देखिए ढेर सारी विभिन्नताएं सिर्फ बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? देखिए बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन पर भूमि सड़ गल रही है। पत्तियों पर छह अनेक कीट मकोड़े पर कीट मकड़ियां, गिलहरियां, चींटी और विभिन्न प्रकार की जंतुएं दिखाई जा रही हैं। दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, बस ये बताया गया है कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, इनमें पौधों में किस प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, कैसी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में सिर्फ बताया गया है और एक छोटे छोटे तर्क बताए गए हैं। तो छोटे छोटे तर्कों को जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहेली में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या होगा? अगर हम कुछ वृक्षों को काट देंगे तो क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? तो लोगों पर दोस्तों वन में आप जानते ही हैं, मैंने आपको स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी सभी चीजों को बताया है, विषमपोषी बताया है।
तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वन और पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। अगर आप पेड़ पौधों या इनमें से खाद्य श्रृंखला की किसी भी कड़ी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो दोस्तों जीवन पर, जीव जंतुओं के जीवन पर भारी संकट पड़ सकता है और ढेर सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने है, देखिए तुमने स्वपोषियों, परपोषियों, मृतपोषियों के बारे में पढ़ा होगा और मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें कुछ नहीं कहना है आपको, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक, अब देखिए सभी जंतु चाहे वह शाकभक्षी हो या मांसभक्षी हो, शाकभक्षी या मांसभक्षी मतलब चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, शाकाहारी मतलब शाकभक्षी, मांसाहारी मतलब मांसभक्षी, सब के सब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पर ही क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जीव पादपों का भोजन करते हैं, जीव क्या करते हैं, पादपों का, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं अक्सर जंतु उनका क्या करते हैं, भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये श्रृंखला चलती रहती है। तो आइए देखिए श्रृंखला दी गई है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए श्रृंखला बनी हुई है। जैसे जैसे का मतलब आप देखिए, पहले कीट मकोड़े घास को खाते हैं, कीट मकोड़े क्या करते हैं, घास को खाते हैं, और कीट मकोड़ों को कौन खाता है, मेढक खा लेता है। कीट मकोड़े को, घास को कीट मकोड़े खाते हैं और कीटों को कौन खाता है, मेढक खा लेता है। तो मेढक को सर्प खा लेगा, सर्प को उकाब, उकाब क्या होता है दोस्तों, गरुड़, गरुड़ या इसी को यहाँ हम बाज भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाज, बाज पक्षी, तो ये खा लेते हैं। तो यहां से अगर दोस्तों यहां से हम इनको खत्म कर दें, घास को खत्म कर दें या फिर किसी एक श्रेणी को खत्म कर दें, खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला है दोस्तों, इस खाद्य श्रृंखला से अगर हम यहाँ से इसको घास को खत्म कर दे रहे हैं, पेड़ पौधों को खत्म कर दे रहे हैं, कीट किसे खाएंगे, यदि कीटों को भोजन नहीं मिला तो कीट तो वैसे भी मर जाएंगे। जब कीट मर जाएंगे दोस्तों तो मेढक कहाँ क्या खाएंगे, मेढक जब मर जाएंगे दोस्तों तो सर्प किसे खाएंगे, सर्प मर जाएंगे तो काब किसे खाएंगे। तो दोस्तों यही क्रम है, यही जो श्रेणी क्रम है ये चलता रहता है, यही निरंतर चयन होती चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को लगाइए, हरे पेड़ पौधों को कुछ जीव खाएंगे, कुछ जीवों को फिर दूसरे जीव खाते हैं, इसी तरह से हमारी सर्किल फूड चेन चलती रहती है। तो दोस्तों इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा अगर हम पेड़ पौधों को काट दें तो मानव जीवन ही क्या, जीवों का जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब के सब प्रभावित हो जाएंगे। ठीक, ये देखिए सभी घटक प्रभावित होते हैं, क्षयमान पत्तियां होती हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा किया जाए, ये देखिए सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हैं ये, परस्पर अंतःक्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो पोषक, अपघटक, मृदा, जल, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मैंने आपको अलग अलग करके बताया है और अलग अलग करके यहाँ पर भी थोड़ा हम आपको बताएंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है ह्यूमस, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमस लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे मृत पादपों, मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मृत पादप और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ह्यूमस कहा जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पादप या जंतु कोशिकाओं को खाकर या सड़ा गलाकर उसे क्या करते हैं, एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक, ह्यूमस हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। दोस्तों जब आप देखते होंगे कोई पेड़ कटा हो, अगर वह रखा हुआ है तो देखेंगे उसमें दीमक लग जाते हैं।
जो उसे मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। तो वहां पे अगर वहां पे नमी है दोस्तों, नमी है तो धीरे धीरे देखेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, वह सड़ गल जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के कारण वह अपघटित कर दिया जाता है। जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा वह अपघटित किया जाता है, अब जो अपघटित करता है उसी को अपघटक कहते हैं। देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को, मैंने कहा ना सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जो उन्हें अपघटित करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमस हो गया, अपघटक हो गया। तो इस तरह से ये श्रृंखलाएं हमारी चलती रहती हैं। तो देखिए किसको, यहाँ पे देखिए, अब ये जो चैन है, ये जो चैन आपके सामने है दोस्तों, पादप क्या करते हैं, पादप ऑक्सीजन निकालते हैं और ऑक्सीजन कौन लेते हैं, जंतु लेते हैं, और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड में उसे परिवर्तित कर देते हैं। फिर यही पादप उसे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। यह चैन हमेशा चलती रहती है, और यह चैन जब चलती रहती है तो हमारा जीवन सुखद बना रहता है। हमारा जीवन कैसा बना रहता है दोस्तों, सुखद बना रहता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये सारे पेड़ पौधे, पादप, अपघटक, ये सब चीजें जो हैं इसमें, ये सारे की सारी सेमरी आल में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है सेमरी आपके सामने। तो ये क्या है, वनों से, यहां देखिए, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों से हमें क्या मिलते हैं, अनेक उत्पाद मिलते हैं। अभी मैंने कहा ना, कारखानों के लिए प्लाईवुड मिलता है, ईंधन के लिए लकड़ियां मिलती हैं, तो जंतुओं के लिए आश्रय मिलता है, और क्या ही कहें दोस्तों, सारी चीजें आपके सामने मैंने अभी बताया है। अब देखिए यहाँ पर, वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर एक तंत्र बना, एक तंत्र होता है। अगर दोस्तों विभिन्न पादप ना मिले, विशेष प्रकार के पादप ना मिले, जंतु ना मिले और सूक्ष्म जीव ना मिले, तो उसे हम लोग वन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं दोस्तों। अगर कोई एक ही चीज वहां मिलेगा तो वन नष्ट हो जाएगा, वानिकी आपकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी दोस्तों। फिर देखते हैं, वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। वनों की सबसे ऊपरी शिखर क्या कहते हैं, वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है। यानी कि वन की सबसे निचली परत कौन होते हैं, तो शाक व झाड़ियां होती हैं। शाक व झाड़ियां वन की सबसे निचली परत होती हैं, और वन के वृक्ष के शिखर जो होते हैं, वृक्ष के शिखर जो होते हैं, यह क्या बनाते हैं, यही शिखर जो होते हैं यही वितान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वितान का निर्माण करते हैं। वृक्षों के शिखर या वितान का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, तो वृक्षों के शिखर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया गया है आपके सामने, आगे आपके सामने दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं, आश्रय प्रदान करती हैं, भोजन प्रदान करती हैं। कुछ कीट होते हैं दोस्तों, कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और कीट तो जानते ही हैं, कीट कुछ भी खा लेते हैं वहां पेड़ पौधों में। तो इसी तरह से कुछ शाकाहारी होते हैं जिन्हें पौधों द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। आपको फल प्राप्त हो रहा है, जो भी फल आपको प्राप्त हो रहे हैं किसके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। आपको जो सब्जियां प्राप्त हो रही हैं पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, पेड़ खाने की जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो यही आप भोजन के रूप में क्या कर रहे हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद आश्रय कहा जाए, तो आश्रय का मतलब देखिए, कुछ जो जनजातियां होती हैं दोस्तों पेड़ पौधों के नीचे ही रहती हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो पेड़ों पर ही आश्रित होते हैं। पक्षियां पेड़ों पर रहती हैं, और जो जीव जंतु होते हैं वो पेड़ों के नीचे, पादपों के नीचे अपना आश्रय करती हैं दोस्तों। वहां पर आराम करती हैं, वहां पर रात दिन रहती हैं, तो वही उनका आश्रय होता है दोस्तों, वही उनका घर होता है। जनजातियों का भी वही जंगल ही, वन ही उनका घर होता है दोस्तों। ये उसी तरह से उनको भी आश्रय प्रदान होता है। जिस तरह से हमारा घर होता है उसी तरह से पक्षियों के लिए, उसी तरह से पक्षियों के लिए होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो आपको समझ बता रहे हैं दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत टफ नहीं है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, वन के विभिन्न घटक,
वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दोस्तों। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि पादप अगर ना हो तो पादप अपने आप भोजन नहीं पादप अपने आप भोजन बना देते हैं, और जो जंतु होते हैं दोस्तों इन्हीं पादपों पर निर्भर होते हैं। तो जो इसके घटक होते हैं देखिए एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। तो पुनर्जनन क्या होता है दोस्तों? नए पौधों का निर्माण होता रहता है। नए पौधों का निर्माण जब होता रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। नए पौधों के निर्माण को ही क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। ठीक, ये होता है। तो पौधे क्या होते हैं? वृक्ष वृद्धि भी करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। जैसी जलवायु मिलती रहती है उसी तरह से उसमें परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। अब ये देखिए ये क्यों होता रहता है? मृदा क्यों? मृदा के लिए कैसे ये उपयोगी होता है? तो मृदा के लिए क्यों नहीं उपयोगी होगा दोस्तों? ये जो वन होते हैं ये मृदा में जल की मात्रा को बनाए रखते हैं। मृदा में जल की मात्रा को बनाए रखते हैं और जलवायु पर भी नियंत्रण रखते हैं। जलवायु पर भी क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। और साथ ही साथ मृदा अपरदन या मृदा क्षय से भी इनको बचाए रखते हैं दोस्तों। मृदा अपरदन, जब पेड़ पौधे लगे होते हैं तो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे तेज हवा या बारिश के कारण मृदा का कटाव कम होता है। जब मृदा का कटाव इस तरह से कम होता है दोस्तों तो मृदा अपरदन से बचाव होता है। तो मृदा अपरदन से बचाव किसके द्वारा होता है? तो वनों के वृक्षों द्वारा होता है, यानी कि वनों द्वारा होता है दोस्तों। इस तरह से वन जो है मृदा के लिए भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मृदा के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो जो वन की पत्तियां होती हैं, पत्तियां जब गिरती हैं और बारिश में बहाव के कारण खेतों में या क्षेत्रों में जाती हैं तो उसे उपजाऊ बनाती हैं। उसे क्या करती हैं? उपजाऊ बनाती हैं। वर्षा का जब जल आता है ना तो वृक्षों की जो जड़ें हैं, जड़ों के सहारे पानी जो होता है, जल जो होता है वो क्या होता है? मृदा के अंदर मिल जाता है, मृदा के अंदर चला जाता है दोस्तों, और वही अवशोषित करके फिर जलवाष्प या वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी का संतुलन, मृदा और पृथ्वी का संतुलन दोनों बना रहता है दोस्तों। तो वन में मृदा और जल भी अभी मैंने बताया कि जल का भराव करके दोस्तों यह जल की मात्रा को क्या करती हैं? संतुलित रखती हैं। वायु, अब पेड़ पौधे नहीं होंगे दोस्तों तो वायु कहां से चलेगी? वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो धीरे धीरे उनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के कारण या इनके निकलने के कारण हिलेंगी। जब उनकी पत्तियां हिलती हैं तो हवा चलती रहती है। हवा क्या होती है? चलती रहती है दोस्तों। अभी हाल ही की बात बताएं, कल की बात बताएं दोस्तों, तो इतनी गर्मी या इतना तापन होने के बावजूद भी हम लोग जा रहे थे रास्ते से, एक जगह पर बागीचा था, ढेर सारे पेड़ पौधे थे, बाग था, बगान थी। वहां से जब गुजर रहे थे, दूर से गुजर रहे थे तो वहां पर लू की तरह से चल रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही बगीचे के नजदीक पहुंचे तो इतनी ठंडी, इतनी शीतल हवा चलने लगी दोस्तों, वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था कि वहां से निकला जाए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पेड़ पौधे अगर आप लगा के रख रहे हैं तो वह आपको सभी प्रकार के प्रदूषण से भी बचा के रखेंगे, मृदा को उपजाऊ बना के रखेंगे, आपकी वर्षा या मानसून को भी बना के रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं दोस्तों पेड़ लगाना। पेड़ लगाइए, वन की मात्रा को बढ़ाइए, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए सजीवों के बीच क्या होती है? परस्पर क्रिया होती है। परस्पर क्रिया का मतलब कि जो जीव होते हैं वो पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों को ही काट लेते हैं, लेकिन उसके बाद पेड़ पौधों को लगाते भी हैं। पेड़ पौधों को क्या करते हैं? लगाते भी हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है दोस्तों। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ये सब एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार, चाहे भोजन का माध्यम हो, चाहे पोषण के माध्यम से हो, चाहे फिर गैसों के माध्यम से हो,
ये सभी के सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक, आइए फिर अगली टॉपिक, अगली लाइन पे चलते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है। यदि दोस्तों मृदा नहीं है तो वनों की वृद्धि कैसे होगी? यदि मृदा ही नहीं है दोस्तों तो पेड़ पौधे कहाँ लगाएंगे? अच्छी मृदा नहीं है तो अब बताइए, पेड़ पौधे मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, पेड़ पौधे मृदा को उपजाऊ बनाते हैं और मृदा जो है वो पेड़ पौधों को जन्म देती है। तो दोनों एक दूसरे से परस्पर क्रिया किए कि नहीं किए? दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं है? तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे मृदा के लिए जल एकत्रित करते हैं और छाया प्रदान करते हैं, उन्हें उपजाऊ बनाते हैं और साथ ही साथ मृदा पेड़ पौधों को जन्म देती है। तो एक दूसरे से संबंधित हुए। ठीक, और देखिए उनके पुनर्जनन का मतलब वही नए पेड़ पौधों का निर्माण होता है। नए पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, किस पर लेते हैं? तो मृदा पर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। आइए फिर अगली टॉपिक देखते हैं। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराती है दोस्तों। अब देखिए, वन में जो जनजातियां, वन में रहने वालों को क्या कहते हैं? जनजाति मानव कहते हैं, जनजाति मानव कहते हैं, जनजाति मानव। तो जनजाति जो मानव होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे उनको भोजन भी प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे उनको भोजन भी प्रदान करते हैं, आश्रय भी प्रदान करते हैं, मतलब रहने का स्थान भी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि जड़ी बूटियां भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये सभी तरह से इनको वन जो होते हैं वो वन में रहने वाले जीवों या फिर वन में रहने वाले मानव या समुदायों को भी क्या करते हैं? सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि वन हमारे लिए हमारा एक अभिन्न अंग है। वन हमारा क्या है? एक अभिन्न अंग है दोस्तों, इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए दोस्तों, जितना हो सके। अब ये देखिए, वन जलवायु, जलचक्र, वायु की गुणवत्ता को नियमित करता है। क्या करता है? जलवायु बनाए रखता है। अभी कहा ना मैंने, मानसून बनाए रखता है, जल चक्र को भी बनाए रखता है। जल को, जब वर्षा होती है, जल पेड़ पौधों की जड़ों के सहारे जल नीचे जाता है, फिर वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वायुमंडल में आता है। वायुमंडल से आने के बाद वह जलवायु का निर्माण करता है, मानसून का निर्माण करता है, फिर वही जल वर्षा के कारण नीचे आता है। दोस्तों यह जल चक्र है। यह क्या है? जल चक्र है। पहले क्या हुए? पेड़ और पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों? तो पेड़ पौधे सबसे पहले वर्षा का जो जल होता है, पेड़ पौधों के कारण मृदा में जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं मृदा है, मृदा पर पेड़ पौधे हैं, तो ये जड़ में जाता है। किस में जाता है? जड़ में जाता है। अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर एक फिगर आपको मिला हुआ था, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब आपके सामने मैं आपको यही समझा रहा था बहुत देरी से। तो ये देखिए, वर्षा है, क्या है? वर्षा है। पेड़ पौधों पर ये देखिए, समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं। जो समृद्ध वितान का मतलब पेड़ पौधे के जो शिखर हैं, वर्षा इतनी तेजी से आती है कि वह मिट्टी को खोद देगी, मिट्टी को बहा ले जाएगी, मिट्टी की ऊपरी परत को यानी कि उपजाऊ परत को बहा ले जाती। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं उसकी गति को कम कर देते हैं, उसकी गति को छोटी छोटी बूंदों पर बांट देते हैं और उसकी गति को कम कर देते हैं। कम करने के बाद पृथ्वी पर धीमी मात्रा में वहां क्या होता है? गिरता है, जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है, यानी कि मृदा अपरदन से बचाव होता है। तो ये एक गुण हो गया। देखिए ये गुण यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से वर्षा हो रही है, पौधों पर आ रही है,
पौधों की जड़ों के माध्यम से, पौधों की जड़ों के माध्यम से यह क्या हो रहा है, यह जो पानी है भूजल में, ये देखिए भूजल का स्तर बनाने के लिए उसे नीचे भेज रहा है। अब नीचे भेजने के बाद यही पौधे फिर धीरे धीरे इस जल का क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन की क्रिया होती है, जिससे फिर जल वायुमंडल में जाता है और मानसून बनने के बाद वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आता है। तो यही होता है जल चक्र। यही क्या होता है, जल चक्र होता है दोस्तों। इन सभी को ओवरऑल बताएं, तो ओवरऑल अगर हम बताएं दोस्तों आप लोगों को, तो ओवरऑल की बात यही हो रही है यहाँ पर कि जो वन है, वन के द्वारा ही मृदा संरक्षण होता है, मृदा का संरक्षण। ठीक, वन के कारण ही मृदा का संरक्षण, जल चक्र से जल का संतुलन और इसी के कारण सभी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम, सभी प्रदूषण से क्या करना, प्रदूषण से रोकथाम होती है। अब वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो या फिर कोई भी प्रदूषण हो दोस्तों, इसी के द्वारा होता है, वन के ही द्वारा होता है। वन के ही द्वारा भोजन प्राप्त होता है, वनों के ही द्वारा भोजन प्राप्त होता है, वनों की ही द्वारा खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। वनों, देखिए वनों से ही पेड़ पौधे का निर्माण हो गया। ये सारी चीजें जब यहाँ पे हो गई दोस्तों, तो इतने से ही तो सारे के सारे, अब देखिए वन और जीव जंतु एक दूसरे पर, वन और जीव और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आफ्टर ऑल बात यही है। तो ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाइए दोस्तों। और आज 4 जून है, 5 जून कल पर्यावरण दिवस है दोस्तों। पर्यावरण दिवस के आपको अग्रिम हार्दिक बधाई दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।